जी, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि जो एनर्जी की हमने बात की रिस्पायरेशन के ऊपर कि हमें रिस्पायरेशन के ज़रिए एनर्जी चाहिए, रिस्पायरेशन के ज़रिए हमें एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हमें दो तरीक़ों से मिलती है। आमतौर पर जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है जिसमें प्लांट आते हैं, जिसमें एनिमल्स आते हैं, जो बड़े ऑर्गेनिज़म्स हैं वो जो रिस्पायरेशन करते हैं इसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एंड कुछ ऑर्गेनिज़म्स हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रोब्स है जिसमें बैक्टीरिया है, राइट, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको जो प्रोसेस इसके अंदर होते हैं तो उसके अंदर जो प्रोसेस है इसको हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो फिर ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं करते। वो वैसे क्या करते हैं, एनर्जी को ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल नहीं करते और ऑक्सीजन के बगैर वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको फिर हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए। देखिए किस तरह ऑक्सीजन जो है वो काम किस तरह करता है बॉडी के अंदर। ये हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक फ्यूल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, फूड है जो आपने खाया है आपके बॉडी के अंदर है। ये स्टोमक के अंदर मौजूद है। स्टोमक से कुछ चीज़ जब इसकी पूरी डाइजेशन होती है तो पूरी डाइजेशन के नतीजे में कुछ इंटेस्टाइन के अंदर होता है, लीवर वगैरह के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि फर्दर इसकी जब ब्रेक डाउन होती हैं तो इससे शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये ब्लड के अंदर एंटर हो जाती हैं। फिर ब्लड में ये सारी चीज़ें मौजूद है, ब्लड में ये सारी चीज़ें मौजूद है। तो फिर ब्लड जो है आपको पता है बॉडी के अंदर इसकी सर्कुलेशन होती है। हमारे जो लंग्स है, लंग्स के ज़रिए ब्लड जो है हार्ट तक आ जाता है। हार्ट के अंदर ये साफ किस तरह होता है कि हार्ट इसको पुश करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ, लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करके, इसमें ऑक्सीजन ऐड करके ये फिर पूरी बॉडी में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फिर ये लंग्स हमारे पास जो लंग्स है वो इसको इस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करते हैं एंड देन यही ऑक्सीजन जो है ये फाइनली यहाँ से आउट होके हमारे जो सेल्स है, एक सेल जो है वहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है और ब्लड के अंदर जो दूसरी मटेरियल है ये सारी चीज़ें पहुंच जाती है। अब हमारे पास सेल के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल है, लाइक अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर, अगर सेल के अंदर शुगर चला जाता है तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में शुगर जो मॉलिक्यूल है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम पायरोवेट या पायरोविक एसिड कहते हैं। वो जो पायरोवेट बन जाते हैं ये फिर सेल के साइटोप्लाज्म से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहाँ पे एक साइकिल शुरू हो जाता है जिसको हम क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। फिर ये क्रेब्स साइकिल के नतीजे में बहुत सारे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। एनएडी बन जाता है, इसके अंदर एफईडी बन जाते हैं और वो एनएडी एंड एफईडी जो है उससे फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से एनर्जी हासिल की जाती है। और फाइनली क्या होता है, जो मॉलिक्यूल बाहर से लिया है, जो मॉलिक्यूल शुगर का है उस मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो ऑक्सीजन जो यहाँ पे ये लेते हैं वहाँ पे उसकी हमें ज़रूरत है। हम डिटेल से इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। एक वीडियो में बहुत डिटेल से इन चीज़ों के ऊपर बात होगी। अभी जो है ये ब्रीफली मैं आपको समझाता हूँ कि हमें एनर्जी किस तरह, एनर्जी के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं, इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। अब ये एनर्जी मिलती कैसी है तो ब्रीफली इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है, पहला पैराग्राफ जो है आप लोगों की किताब का उससे मैंने लिया है। तो अब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के नतीजे में, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्योंकि इसके नतीजे में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं और रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास ऑक्सीजन की मदद से जो बहुत सारे वो मॉलिक्यूल्स थे NADH के अंदर जो बने थे वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ से जो है उनसे एनर्जी निकलती है। वो मॉलिक्यूल फिर से रिवर्स हो जाते हैं, उनसे फिर से जो है वो हाइड्रोजन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे जो कार्बन है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाते हैं। अच्छा, ये भी आप समझे कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स है असल में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के अंदर ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का
मालिक्यूल नहीं बनता, बल्कि ये सिट्रिक साइकिल की स्टेज यानी दरमियान वाला जो स्टेज है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मालिक्यूल्स बनते हैं एंड वाटर का मालिक्यूल जो है वो फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के स्टेज में बनते हैं। हम इंशाल्लाह डिटेल से एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आपको आप कभी भी इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे, एक एक चीज़ को मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। यहाँ पे मैं ब्रीफली इसलिए इसके ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि एफएससी का जो पार्ट 2 की जो किताब है उसमें बहुत एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इस पैराग्राफ को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया। मैंने सोचा कि आपको समझाऊं रेस्पिरेशन के बारे में। तो अभी हमें एनर्जी की ज़रूरत है और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जिसमें हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो जिस रेस्पिरेशन के अंदर तो इसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे अगर देखें रेस्पिरेशन, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन जब होती है तो हमें ऑक्सीजन मिलती है थ्रू लंग्स। लंग्स यही काम करते हैं रेस्पिरेशन के में बहुत अहम रोल लंग्स पर प्ले करते हैं। ऑक्सीजन जो है लंग्स ही एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर से। एंड फिश या जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है ज़्यादातर उसको जो है वो उसके गिल्स होते हैं। यहाँ पे आपने देखे होंगे, कभी आपने नोटिस अगर किया हो तो फिशेस का ये वाला जो रीजन है यहाँ पे गिल्स होते हैं और वो गिल्स क्या करते हैं, वाटर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वाटर से ऑक्सीजन को अलग करते हैं और जब ऑक्सीजन वो अलग कर लेते हैं तो उस ऑक्सीजन को वो अपने एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि असल में रेस्पिरेशन है क्या, और फिर रेस्पिरेशन के दो टाइप्स भी जनरली अगर आपने नोट किए हो, मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन है और इनएरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और इनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी बनती है, तकरीबन 36 मालिक्यूल्स एटीपी के बन जाते हैं, 36 एटीपी जो है वो बन जाते हैं। एंड एनाएरोबिक की केस में अगर हम बात करें, एनाएरोबिक की केस में हम बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। तो एनाएरोबिक जो है वो ज़्यादा या तो क्रिटिकल सिचुएशन में वो प्रोसेस शुरू हो जाती हैं एनिमल्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो फिर वो प्रोसेस आमतौर पर करते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं ले सकते या उस वजह से भी वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को कैरी आउट करते हैं। और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है उसको चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में ज़ाहिर है आपको पता है कि कितनी ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। तो रेस्पिरेशन को ब्रीफली फिर मैंने ये समझाया कि इसका ये प्रोसेस है किस तरह। तो ये इसके डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको फूड जो है वो फिर ब्लड तक किस तरह पहुँचता है इसकी ऊपर भी मैंने बात की, और इसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि ऑक्सीजन किस तरह से ब्लड में ऐड हो जाती है, एंड देन ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से फिर सेल्स तक पहुंचती हैं। सेल्स के अंदर आगे कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ठीक है। और इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे बनता है, किस तरह बनता है, वाटर के मॉलिक्यूल किस तरह बनते हैं, एंड फाइनली हमें एनर्जी भी वहाँ से मिलती है। तो ये एनर्जी जो है, ये NADH, ये सारी चीज़ें, ये दोनों तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के अंदर ये दोनों जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में हमने इन चीज़ों के ऊपर ब्रीफली बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दैट विल बी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। सो तब तक के लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।